आगे कभी करण से अपना नेकलेस मांगती है, पर करण नेकलेस देने के बजाय उसे डराने की कोशिश करता है। तो कभी कहती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो याद रखना चौन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो करण जैसे ये बात सुनता है कि कवि के साथ चौन भी यहाँ पर आया है, ये बात जानकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो कभी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, चौन भी मेरे साथ आया है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना चौन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो करण कहता है, तुम्हें लगता है कि वो चौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? उसे तो यहाँ आने पर भी मुझसे डरना चाहिए। तो कभी कहती है, तुम्हें चौन से डरना चाहिए क्योंकि चौन बहुत ही पावरफुल है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पर करण ये बात सुनकर हंसने लगता है। तो कभी कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो करण कहता है, मैं हंसू नहीं तो रोऊं, तुम्हारी बातें ही इतनी फनी है कि मेरी हंसी निकल गई। उस चौन को मुझसे डरना चाहिए क्योंकि अगर मैंने उसका एक बार थोबड़ा बिगाड़ दिया ना तो कोई उसे पहचानेगा भी नहीं। तो कभी कहती है, मैं यहाँ पर अपना नेकलेस लेने के लिए आई हूँ, चुपचाप मेरा नेकलेस दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो करण कहता है, चुपचाप वहीं पर खड़ी रहो, मैं तुम्हें तुम्हारा नेकलेस देता हूँ। आगे करण वो नेकलेस निकालता है और वो कवि को देने वाला होता है, लेकिन उससे पहले कवि से पूछता है, तुम जैसी मामूली लड़की इतना महंगा नेकलेस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या ये नेकलेस चौन ने दिया है जिस वजह से तुम इसे इतना संभाल कर रख रही हो? तो यहाँ पर कवि कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये नेकलेस मुझे किसने दिया है और किसने नहीं, चुपचाप मेरा नेकलेस दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो यहाँ पर करण फिर से कवि को टीज करने लगता है और उसे चौन को लेकर टॉन्ट मारने लगता है। तो कवि यहाँ पर करण को बताती है कि चौन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसके अलावा उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पर करण उसकी बात ही नहीं सुनता और यहाँ पर वो कवि को टीज करने लगता है और यहाँ पर इन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। इधर वान करण से मिलने के लिए उसके घर आती है। तो सैंग जैसे ही वान को देखता है, उसे देखकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वान ने करण और कवि को एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। इसलिए सैंग वान को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वान उन दोनों की बातें सुन लेती है, जिस वजह से वान को पता चल जाता है कि करण के साथ उसके बेडरूम में कोई लड़की है। तो वान सीधा करण के बेडरूम में चली जाती है। इधर करण कवि को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में वान का बाल करण के हाथ में फंस जाता है। तो यहाँ पर कवि करण को कहती है, चुपचाप मेरा नेकलेस मुझे वापस कर दो, वरना अगर चौन यहाँ पर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो करण कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं चौन से डरता हूँ? वो चौन का बच्चा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अगर मैं उसके सामने खड़ा हो गया ना तो वो खड़े खड़े अपने पैंट में सुसु कर देगा। तो यहाँ पर कवि कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों से डर जाऊंगी? मुझे पता है कि चौन बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत ही जेंटलमैन है, उसे लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करना आता है, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। ये बात जानकर तो करण को और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो यहाँ कवि के साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वान की एंट्री हो जाती है और वान जब कर तो वान के तोते ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर वान सीधा कवि पर भड़कने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करण के साथ फ्लर्ट करने की? और यहाँ पर वान कवि पर हमला कर देती है, लेकिन तभी कवि वहाँ से हट जाती है और वो वान के वार से बच जाती है। तो वान कहती है, यू कोठे वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करण के साथ फ्लर्ट करने की और उसके ही बेडरूम में उसके साथ रोमांस फरमाने की? क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करण पर डोरे डालने की? करण सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ पर कवि को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वान उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही होती है। तो कवि भी यहाँ पर चुप नहीं रहती और वो वान को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे वान का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है और वो कवि को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बातें करने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वान कवि को मारने लगती है, लेकिन तभी करण उसे सपोर्ट करता है। तो करण जैसे ही इन दोनों की लड़ाई को देख तो वो समझ जाता है कि इस तरह वान उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसे कुछ न कुछ जरूर करना होगा वान से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। तो यहाँ पर करण कवि को कहता है, अगर तुम अपना नेकलेस वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। और करण ये कहकर वान के सामने डायरेक्टली ये बात कह देता है कि कवि कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। ये बात जानकर तो कवि के होश ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर करण कहता है, अगर तुमने मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की या उससे कुछ भी बुरा भला कहने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो कभी भी यहाँ पर करण को वान से बचाने के लिए यहाँ पर उसकी वाइफ होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, ये सच है, करण मेरा पति है, इसलिए मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अगर तुमने मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वान जैसे ये सुनती है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये बात जानकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं, पर उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो कवि पर उल्टा टूट पड़ती है और उसे मारने लगती है। तो सैंग यहाँ पर कवि को वान से बचाता है और वान को वहाँ से जबरदस्ती लेकर चला जाता है। तो वान कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और वान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर कवि करण को कहती है, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, मैंने तुम्हारी हेल्प
हेल्प की, तो इसलिए अब मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। तो करण कहता है अभी अभी तुम मेरी वाइफ होने की बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही थी, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि तुम सच में मेरी वाइफ हो। तो कभी कहती है मेरा दिमाग खराब हो गया, जो मैं तुम जैसे इंसान की वाइफ बनूंगी, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। और कभी ये कहकर जा ही रही होती है, लेकिन वो जाने से पहले करण को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसके नेकलेस को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा होता है। और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। तो करण जब कभी के मुंह से थैंक यू सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो अपने आप को संभाल लेता है कि आखिरकार वो इस तरह उस लड़की की बातों को सुनकर स्माइल क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ जॉन को कभी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया होता है और कभी अभी तक बाहर नहीं निकली हुई होती है। तो वो सीधा करण के अड्डे में घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कभी किसी मुसीबत में है। लेकिन तभी वहाँ पर कभी आ जाती है और वो जॉन को रोक लेती है और कहती है मुझे मेरा नेकलेस मिल गया है, इसलिए ये सब करना बंद करो। तो क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, करण ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो जॉन ये बात सुनकर राहत महसूस करता है और वो कभी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो यहाँ पर जॉन की मेट जॉन को बताती है कि पुलिस आई है आपसे मिलने के लिए। तो कभी जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है वो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसे लगता है कि कहीं पुलिस उसके बारे में ही पूछताछ करने के लिए जॉन के घर तो नहीं आई है। तो जॉन कहता है कभी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और जो भी मामला होगा मैं उसे सेटल कर लूंगा, बस तुम परेशान मत हो। आगे वो पुलिस वाले जॉन के घर आते तो हैं, पर वो जॉन से किसी और बारे में ही पूछताछ करने के लिए आते हैं, ना कि कभी के बारे में। तो कभी जब ये सब सुनती है तो वो राहत महसूस करती है कि वो पुलिस वाले उसके लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आगे जॉन का बंदा जॉन को बताता है कि पॉल की मौत हो चुकी है और इसका सारा इल्जाम कभी पर आया है। ये बात जानकर जॉन पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि तभी वहाँ पर मिंग आता है और जॉन को कहता है क्या कभी का यहाँ पर रहना ठीक होगा? अगर पुलिस को पता चल गया कि कभी हमारे साथ रह रही है तो पुलिस वाला हमें भी कभी के साथ गुनहगार समझेगा, क्योंकि हमने कभी को यहाँ पर पनाह दी है। और अगर ये मामला पुलिस तक चला गया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव पर इस बात का क्या असर पड़े। तो जॉन जब ये सारी बातें सुनता है वो परेशान हो जाता है। आगे मिंग अपनी वाइफ से ये सारी बातें कह रहा होता है तो मिंग की वाइफ इस सारे मामले का कसूरवार सिर्फ कभी को ही समझती है और उसे लगता है कि अगर कभी यहाँ पर रही तो जॉन के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कि तभी वहाँ पर कभी भी आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है। तो कभी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहकर भी जॉन के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहती, इसलिए वो अगली सुबह सीधा करण से मिलने के लिए जाती है और वहाँ जाकर करण को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगे? तो करण कहता है मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए क्यों दूं, जब तुम्हारा दोस्त इसी गाँव में रह रहा है। तो कभी कहती है मैं उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, और वैसे भी तुम्हें भी तो नकली वाइफ की जरूरत है ना। वही सोचो, अगर वान को पता चल गया कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है तो वो फिर से तुम्हें परेशान करेगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ एक डील कर लो, तुम मुझे अपने घर में रहने दो, इसके बदले मैं तुम्हारी नकली वाइफ बनने की एक्टिंग करूंगी और तुम्हें वान से बचाऊंगी। तो करण को भी कभी की इस बात पर पॉइंट दिखता है तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ये डील मान लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि आखिरकार तुम जॉन के घर पर क्यों नहीं रह रही और तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। तो कभी यहाँ पर करण को बताती है कि मेरी सौतेली माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपनी शादी से भाग आई हूँ। पर मेरी सौतेली माँ अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जॉन के घर पर रह रही हूँ तो वो मुझे वहाँ से घसीटते हुए घर ले जाएगी और मेरी जबरदस्ती शादी करवा देगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और यहाँ पर कभी करण को पूरी बात नहीं बताती बल्कि आधी अधूरी बात ही बताती है। तो करण जब कभी की ये स्टोरी सुनता है तो उसे कभी के लिए बहुत बुरा भी लगता है और वो उसके साथ ये डील कर लेता है और कहता है तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा और अपने रहने और खाने का खर्चा निकालना होगा, तभी तुम यहाँ पर रह सकती हो। दूसरी तरफ जॉन को जब पता चलता है कि कभी घर छोड़कर चली गई है तो वो हर जगह अपने बंदे को फैला देता है कभी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो कभी को मुसीबत में नहीं देख सकता। इधर करण सैंग को कहता है कि आज से कभी इसी घर में रहेगी मेरी नकली वाइफ बनकर और इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और उसके बाद कभी सैंग के साथ अपने जरूरत का सामान खरीदने के लिए मार्केट चली जाती है। तो रास्ते में सैंग कभी को करण के बारे में वो सारी बातें बताता है और उसे ये भी बताता है मेरे अंकल बाहर से ही सख्त दिखते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत ही नरम दिल है, एक बार तुम उन्हें अच्छे से जान जाओगी तो तुम्हें भी वो अच्छे लगने लगेंगे। तो कभी जब करण की ये सारी खूबियों के बारे में सुनती है तो वो बहुत ही इम्प्रेस होती है, पर वो सैंग के सामने दिखाती नहीं। इधर वान बहुत ही गुस्से में रहती है क्योंकि वो कभी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही होती। तो उसकी जो चमची माला होती है वो वान को कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस कवि को करण की लाइफ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, क्योंकि करण की लाइफ में रहने का हक सिर्फ आपका है और आप ही करण की वाइफ बनेंगी, बस आप फिक्र मत कीजिए। मैं उस कवि को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि बॉस खुद ही उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकालेंगे। आगे कभी मार्केट से ढेर सारा सामान खरीद कर घर आती है। जब करण ये सब देखता है वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो कवि को इस बात पर भी ढेर सारी बातें सुनाता है और कहता है ये सारे पैसे मेरे हैं जिसके ऊपर तुम इतनी शॉपिंग करके आई हो। तो
कभी कहती है मैंने ज्यादा शॉपिंग कहाँ की है, और वैसे भी मैं एक लड़की हूँ और मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे ये सारा सामान लगेगा, तो इसलिए मैंने ये सारा सामान खरीदा। तो करण कहता है अगर तुमने ये सारा सामान अपने जरूरत के हिसाब से खरीदा है तो इसका खर्चा भी तुम ही भरोगी। तो कभी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने जितने भी सामान खरीदे मैं उसकी पाई पाई चुका दूंगी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी खिटपिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो करण कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो कभी कहती है हमारे रूम जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? तो करण कहता है वो मेरा रूम है, तुम्हारा नहीं, तुम वहाँ नहीं रहोगी बल्कि तुम इस स्टोर रूम में रहोगी। तो कभी जब उस स्टोर रूम को देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती तुम चाहते हो कि मैं इस कबाड़ खाने में रहूं? मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना, तुम्हारे कमरे के बगल वाला कमरा तो खाली है ना, तो तुम मुझे वो कमरा क्यों नहीं दे देते? तो करण जैसे उस रूम की बात सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है वो कमरा खाली नहीं है, वो कमरा किसी का है, इसलिए भूल कर भी उस कमरे के बारे में सोचना भी मत, वो कमरा तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता। और हाँ एक बात अपने भेजे में डाल लो, तुम कभी भी उस कमरे में नहीं जाओगी, अगर तुमने उस कमरे में अपना पाँव भी रखा तो याद रखना इस घर में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, और तुम्हें जो कमरा दिया गया है उसी कमरे में खुश रहो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये कमरा पसंद नहीं आ रहा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बेचारी कभी को मजबूरन उस कमरे को लेना पड़ता है। तो बेचारी कभी पूरी मेहनत के साथ उस कमरे को साफ करती है और रहने लायक बनाती है। दूसरी तरफ सुजाता कभी का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कहीं से भी कभी का पता नहीं लगता। तो सुजाता नैनी को प्रेशराइज करने लगती है ताकि नैनी कभी का पता उसे बता दे, पर नैनी बहुत ही चालाक होती है, वो सुजाता को कभी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसे ये कहती है कि मुझे कभी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तो सुजाता को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता होता है कि नैनी को पता है कि कभी कहाँ पर है, पर वो जानबूझकर उसे नहीं बता रही। तो सुजाता यहाँ पर अपने लवर को नैनी पर नजर रखने को कहती है और कभी का पता लगवाने को कहती है, क्योंकि जब तक कभी उन लोगों को नहीं मिलेगी तब तक उन लोगों को प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ वही का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है क्योंकि वो पॉल से बहुत ही प्यार करती थी और पॉल के जाने के बाद उसने खाना पीना भी त्याग दिया होता है। तो यहाँ पर उसकी बहनों से समझाती है और कहती जिसे जाना था वो जा चुका है, कब तक उसकी यादों में आंसू बहाती रहोगी, इससे अच्छा मूव ऑन करो और किसी और लड़के को पटाओ। तो वही कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जहाँ पर कोई अमीर बंदा देखा उसके पीछे पागल हो गई, मैंने पॉल से सच्चा प्यार किया था, अगर मॉम हमारे प्यार के बीच में नहीं आती तो पॉल कभी भी कभी के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करता और ना ही उसके साथ ये सब होता। और यहाँ पर वही अपनी मॉम पर ही सारा इल्जाम लगाने लगती है। तो सुजाता को अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को मारने लगती है और कहती मैंने जो भी किया वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए किया और मैंने तुम्हारे पॉल को नहीं मारा है बल्कि उस कवि ने तुम्हारे पॉल को मारा है। इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में बहस हो जाती है और बेचारी वही अपने प्यार के याद में देवदास बन जाती है। आगे करण कवि को खाना खाने के लिए उसके रूम में बुलाने के लिए जाता है। तो वहाँ जाकर वो जब कवि को सोया हुआ देखता है तो वो उसे बड़े ही प्यार से सोते हुए देखता है कि तभी कवि की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही करण को अपने पास देखती है तो उसे लगता है कि करण उसे यहाँ पर हैरेस करने के लिए आया है। तो वो यहाँ पर करण को मारने लगती है। तो करण उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस चक्कर में करण पर ऐसे गिरती है कि वो करण के प्राइवेट जगह पर कसकर मार देती है, जिससे बेचारे करण की तो हालत ही पंचर हो जाती है और बेचारी कभी ये सारा कारनामा करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर सैंग भी आ जाता है और सैंग भी ये सब देख लेता है। तो यहाँ पर कभी करण से माफी मांगती है क्योंकि बेचारे करण को इतनी जोर से चोट लगी होती है कि बेचारा ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा होता। बेल यहाँ पर कभी करण से माफी तो मांगती है पर वो अंदर ही अंदर खूब हंसती है करण की ऐसी हालत देखकर। अगली सुबह करण कभी को अपने गाय का ख्याल रखने का काम देता है और उसे दूध निकालने का भी काम देता है। तो सैंग यहाँ पर कभी को गौशाला लेकर जाता है और वहाँ जाकर कभी को बताता है कि करण को गायों से बहुत ही प्यार है, इसलिए उनका ख्याल अच्छे से रखना, अगर गायों में से किसी को भी कुछ भी हुआ तो करण तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए अच्छे से उनका ख्याल रखना। और यहाँ पर सैंग कभी को सारे काम धीरे धीरे सिखाता है। तो कभी यहाँ पर सारे काम धीरे धीरे सीख कर रही होती है कि तभी माला इस मौके का फायदा उठाकर करण के फेवरेट गाय को गौशाला से भगा देती है ताकि इसका सारा इल्जाम कवि पर आए और करण गुस्से में आकर कवि को घर से बाहर निकाल दे। और माला ये सब कुछ वान के लिए करती है। इधर कभी जब दूध रखकर वापस आती है तो गाय वहाँ पर नहीं होती, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिरकार गाय गई तो गई कहाँ की। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और कभी यहाँ पर सैंग को बताती है कि वो गाय कहीं चली गई है, हमें इस बारे में करण को बताना होगा। तो सैंग कहता है अगर करण को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, तुम सोच भी नहीं सकती, इससे अच्छा होगा कि हमें उस गाय को ढूंढना चाहिए अंकल को पता लगने से पहले। और यहाँ पर ये तीनों मिलकर उस गाय को ढूंढने लगते हैं। तो उनकी मेहनत रंग लाती है और उन्हें जंगल में वो गाय मिल जाती है। तो वो लोग उस गाय को लेने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि गाय के पास एक सांप है, अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो वो सांप गाय को काट सकती है। तो वो लोग बहुत ही आराम और धीरे धीरे से उस गाय को वहाँ से बाहर निकालते हैं, लेकिन इस चक्कर में कभी वहीं पर फंस जाती है और सांप उसके सामने डसने के लिए तैयार होता है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और वो कभी की हेल्प करता है और उस सांप को वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद वो कभी की हेल्प करता है क्योंकि कभी के पैर
पैर में मोच आ गई होती है। तो यहाँ पर करण कवि को कहता है तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है, तुम इस तरह नहीं चल पाओगी। और यहाँ पर करण कवि को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे करण कवि के पैरों का इलाज करता है। तो यहाँ पर कवि करण को बताती है कि मैंने तुम्हारे गाय को जानबूझकर नहीं खोया था, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे गाय को जानबूझकर वहाँ से बाहर निकाला है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो करण कहता है मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर करण कवि को माफ कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर कवि की कोई गलती नहीं है। इधर माला खुशी खुशी वान के पास जाती है और उसे जाकर अपने कारनामों के बारे में बताती है और उसे ये भी बताती है कि बहुत जल्द करण कवि को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। तो वान ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और माला को ढेर सारे पैसे देती है उसके इस कारनामे के लिए। आगे करण कवि को अपने साथ गाँव लेकर जाता है और वहाँ जाकर कवि को पता चलता है कि करण इन गाँव वालों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उन्हें फ्री में खाना दे रहा है, उनके एजुकेशन का ख्याल रख रहा है और उन्हें रहने की वो सारी सुख सुविधाएं दे रहा है जो उन सारे लोगों को मिलनी चाहिए। जब कभी ये सारी चीजें देखती है तो वो करण से बहुत ही इम्प्रेस होती है कि तभी एक गांव वाला अपना बच्चा उसे कुछ देर के लिए संभालने के लिए देता है। तो कभी उस बच्चे के साथ खेलने लगती, लेकिन तभी वो बच्चा उसके शरीर पर सुसु कर देता है जिस वजह से कवि को चेंज करना पड़ता है। आगे कवि जब चेंज करके बाहर आती है और करण जब कवि को ऐसे अवतार में देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि कवि उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है। आगे कवि करण के पास जाती है और उससे पूछती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर करण उसकी तारीफ करने के बजाय उल्टा उसे टॉन्ट मारता है और उसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करता जो कवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे वान करण से मिलने के लिए उसके घर आती है और यहाँ आकर अपनी खुशी जाहिर करती है और कहती है बहुत ही अच्छा किया कि तुमने उस कवि को अपने घर से बाहर निकाल दिया, वो लड़की तुम्हारी वाइफ बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, उसने तुम्हारे प्यारे से गाय को घुमा दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने पापा से कहलवा तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाय मंगवाया है जो बिल्कुल तुम्हारे पिछले गाय जैसा ही है, वो बहुत ही अच्छा दूध भी देता है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो करण कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही मुझे तुम्हारा गाय चाहिए। तो वान कहती है करण तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। कि तभी वहाँ पर कवि की एंट्री होती है और कवि कहती है मेरा पति जैसा कह रहा है वैसा ही करो, मेरे पति को तुम्हारे गाय की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पति का गाय उनके पास ही है। जब वान ये बात सुन कि करण का गाय भागा नहीं है बल्कि उसके पास ही है, ये बात जानकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कवि वान को कहती है वैसे तुम्हें इस गाय वाली बात के बारे में कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सारे कारनामों में तुम्हारा ही हाथ है। तो वान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती और हकलाते हुए कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मैं इन सारे कारनामों के पीछे क्यों रहूंगी और मुझे ये सारी बातें गाँव वालों से पता चली है और कहीं से नहीं समझी। आगे कवि वान को उसकी औकात दिखाने के लिए फिर से करण के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वान के सामने ही करण पर अपना प्यार जताने लगती है। तो करण को ये सारी बातें बिल्कुल भी हजम नहीं होती क्योंकि कवि यहाँ पर एक लवी डबी वाइफ होने की एक्टिंग ऐसी करती है कि किसी को भी यकीन हो जाए कि इन दोनों के बीच बहुत ही प्यार है और करण को यही सारी बातें हजम नहीं हो रही होती और वान को भी, इसलिए वान गुस्से से वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। इधर चौन को पता चल जाता है कि कवि कहीं और नहीं बल्कि करण के घर पर ही है। तो चौन अपने सारे बंदों के साथ मिलकर सीधा करण के अड्डे पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर करण पर बंदूक तान देता है और कहता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए कवि को किडनैप किया है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, चुपचाप कवि को मेरे हवाले कर दो वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो करण कहता है मैं तुम और तुम्हारे अंकल जैसा नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम्हारे अंकल ने मेरी बहन का इस्तेमाल किया जिस वजह से आज मेरी बहन मेरे पास नहीं है। तो जॉन कहता है तुम क्या बात कर रहे हो करण, मेरे अंकल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे अंकल और तुम्हारी बहन तो एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मेरे अंकल की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी वो बिना गलती के अपनी सजा भुगत रहे ना। तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मेरे अंकल भी इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया में नहीं है, वो एक जिंदा लाश बन गए हैं। तो करण कहता है तुम्हारे अंकल की गलती नहीं है तो क्या मेरी बहन की गलती थी, तुम्हारे अंकल तो अभी भी जिंदा है लेकिन मेरी बहन कहाँ है, तुम्हारे अंकल के कारनामे की वजह से मेरी बहन मेरे पास नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर कवि आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई को रोकती है और चौन को साइड में लेकर जाती है और उसे जाकर पूरी बात बताती है। तो चौन यहाँ पर कवि को कहता है कि करण बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसके साथ सेफ नहीं रहोगी। तो कवि कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए मैं करण के साथ रह रही हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो इन सब में करण फंसेगा ना कि तुम, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो। तो कवि यहाँ पर चौन को ऐसे समझाती है कि चौन भी कवि की बात मान लेता है और कहता है अगर करण ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया या तुम्हें परेशान किया तो तुम सीधा आकर मुझे बताओगी। तो कवि कहती है ठीक है और चौन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे करण का सारा गुस्सा कवि पर निकलता है और कहता है अगर तुम्हारी वजह से मेरे गाँव वालों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
छोड़ूंगा, बल्कि उसी वक्त तुम्हें इस गाँव से बाहर निकाल दूंगा। अगली सुबह कभी चौन और करण के बीच की दुश्मनी की वजह जानने की कोशिश करती है और वो तवान से इस बारे में पूछती भी है, पर तवान उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसे ये कहता है कि वो इस मामले से दूर रहे और इस मामले में ज्यादा टांग ना अड़ाए। आगे माला इस मौके का फायदा उठाती है और कभी को एक चीट भेजती है और कहती अगर तुम्हें करण और जॉन की दुश्मनी के बारे में जानना है तो तुम इस रूम में जाओ, यहाँ पर तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। और यहाँ पर माला जानबूझकर कवि को करण की बहन के रूम में भेजती है ताकि जब करण को इस बारे में पता चले तो करण गुस्से में आकर कवि को घर से बाहर निकाल दे। इधर सैंग अपने अंकल से पूछता है कि क्या अंकल आपको कवि की बातों पर यकीन है, क्या वो सच में अपनी शादी से भागी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर छुप रही है। तो करण कहता है मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से यहाँ पर रह रही है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि वो हमसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है और इस बात का पता मैं लगा कर रहूंगा।